यस बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलिए, लास्ट टर्न पर हमने बच्चों लिंग संलग्न जीन, लिंग संलग्न लक्षण और लिंग संलग्न वंशागति के बारे में विस्तार से पढ़ा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूर्ण रूप से समर्पित रहेगा एक हेडिंग के लिए, जिस हेडिंग का नाम होगा बच्चों लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है बच्चों, लिंग का निर्धारण कैसे होता है ये जानेंगे। किस किस में कुछ उदाहरण इसमें इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में तो हालांकि इसका एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया है, मुर्गा मुर्गी का चित्र दे रखा है, लेकिन अपन इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हुए पढ़ेंगे। इसके उदाहरणों को तरीके से इस तरह कि आपको फायदा हो, फ्लो चार्ट के रूप में सारे उदाहरण एक बार में याद हो जाए। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि कुछ एक्स्ट्रा बिंदु भी इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जिन पर कभी कोई क्वेश्चन बन जाए, किसी दूसरे टॉपिक में काम आ जाए, तो वो भी आपके फायदे में रहे। चलिए, लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में दो शब्द कह देता हूं। क्या है ये? हाँ, तो किसी सजीव में विभेदात्मक परिवर्धन द्वारा लिंग की, लिंग का मतलब सेक्स, कि वो जेंडर यानी मेल है कि फीमेल है, स्थापना क्या कहलाती है? लिंग निर्धारण। किसी सजीव में विभेदात्मक परिवर्तन द्वारा लिंग की स्थापना या जेंडर की या सेक्स की स्थापना क्या कहलाती है? लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चों, तीन प्रकार का हो सकता है लिंग निर्धारण। तीन प्रकार का किसके आधार पर? समय काल के आधार पर कि कब हो रहा है लिंग का निर्धारण। एक तो जिसको अपन कह सकते हैं प्रोगैमस, एक हो सकता है जिसे अपन कहते हैं सिनगैमस। सिन का मतलब समझ गए, समान समय पर। और एक जो कहलाएगा एपिगैमस। देखो, प्रोगैमस का मतलब हो गया फर्टिलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं निषेचन। निषेचन पूर्व, प्रो का मतलब पहले, निषेचन से पहले। ये निषेचन के दौरान सिनगैमस, और एपिगैमस निषेचन बाद या पश्चात। अब बात करते हैं किसमें कैसे होगा, है ना। चलिए देखते हैं। प्रोगैमस या निषेचन पूर्व जो होगा, सबसे बड़ी बात, जो निषेचन के पहले ही हो जाएगा, वो किसमें होगा? नर ड्रोसोफिला। अब हम समझेंगे कैसे होगा आने वाले समय में, अभी थोड़ी देर में, आज के लेक्चर में। ये किसमें होगा? अधिकांश, मोस्ट ऑफ दी पादप तथा जंतुओं में। और ये किसमें पाया जाएगा निषेचन पश्चात? ये मादा मक्खी जो होगी, मादा ड्रोसोफिला। समझ में आई बात? अब ड्रोसोफिला क्यों लिख रहा हूं मैं, मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा, कहां दिमाग चल रहा है पता ही नहीं। ड्रोसोफिला थोड़ी है भाई, मधुमक्खी, याद रखना। हनी भी, ये भी मधुमक्खी, क्योंकि उसमें बच्चों क्या खिलाया जा रहा है उसके आधार पर लिंग का निर्धारण होगा। समझ में? क्या खिलाया जा रहा है भोजन के आधार पर, यानी निषेचन तो हो गया, उससे नहीं पता पड़ रहा कि रानी बन रही है कि श्रमिक बन रही है, उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। अब लिंग निर्धारण ये तो हो गया भाई, कब हुआ? निषेचन के आधार पर। फर्टिलाइजेशन रहा है यहाँ बेस, आधार, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन से पहले, बाद में या उसके दौरान। एक आधार और है मेरे पास, जिस आधार को कहेंगे अपन गुणसूत्रीय आधार। गुणसूत्र के आधार पर यह लिंग निर्धारण कितने प्रकार का होता है, चलिए वो देखते हैं अपन। गुण सूत्रीय आधार। गुणसूत्र को यदि आधार माने तो लिंग निर्धारण में जो गुणसूत्र अपनी भूमिका निभाते हैं, उन गुणसूत्रों को बच्चों लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, या इन्हीं को एलो
सोम भी कहते हैं। लिंग गुणसूत्र यानी एलोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स, इनके आधार पर होगा। ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, जो बात है, जो शब्द आपको याद रखना है, जिसे कहते हैं अपन विषम युग्मकता, इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोगैमेटी। विषम युग्मकता या हेट्रोगैमेटी का मतलब क्या है? मतलब लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के हैं कि सेम टाइप के हैं। जैसे एक्स एक्स सेम टाइप के दो लिंग गुणसूत्र हैं, और एक्स वाई दो अलग अलग प्रकार के लिंग गुणसूत्र। तो कोई भी या नर हो सकती है या मादा हो सकता है, जो कम से कम दो प्रकार के अलग अलग लिंग गुणसूत्रों वाले विशेष दो युग्मक अलग अलग बनाएगा। यानी मान लो नर है जिसमें एक्स वाई है, तो यार 50% शुक्राणु ऐसे होंगे जिनमें एक्स होगा, और 50% शुक्राणु वो ऐसे बनाएगा जिनमें वाई गुणसूत्र उपस्थित होगा। ठीक है। तो दो प्रकार की युग्मक बना रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? विषम युग्मकता। अर्थात नर एवं मादा द्वारा लिंग गुणसूत्र वाले दो भिन्न प्रकार के युग्मकों, दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण, दो अलग अलग टाइप के युग्मकों का विषम युग्मकता। नर और मादा द्वारा लिंग गुणसूत्र वाले दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण होना क्या कहलाता है? विषम युग्मकता। अब ये विषम युग्मकता या हेट्रोगैमेटी भी हमारे पास दो प्रकार की है। ये विषम युग्मकता दो प्रकार की है, याद सुन लेना। नंबर पहली जिसे कहेंगे मेल यानी कि नर विषम युग्मकता। तो अब नर विषम युग्मकता बताऊंगा मैं आपको पहले, फिर मादा वाली बताऊंगा 2 नंबर डाल के। क्या है ये नर विषम युग्मकता का मतलब? अर्थात नर द्वारा दो भिन्न प्रकार के युग्मक उत्पन्न किए जाएंगे। कारण क्योंकि नर में दो भिन्न प्रकार, क्योंकि नर में दो भिन्न प्रकार के एलोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। क्लियर? अब ये नर विषम युग्मकता दो प्रकार की है भाई, अब इसको समझते चलिए ध्यान से। ये भी 2 टाइप्स की है, ए और ये बी। एक जिसको अपन कहते हैं एक्स 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 वाई, और दूसरी एक्स 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 जीरो। एक्स 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 वाई में क्या मतलब है? ये तो है मादा और ये है नर, ये है मादा और ये है। अब देख लो आप, इसमें जो नर है वो दो भिन्न प्रकार के युग्मक बनाएगा, जो नर है उससे दो भिन्न प्रकार के युग्मक बनेंगे। मादा हमेशा एक ही टाइप के युग्मक बनाएगी जिसमें एक्स गुणसूत्री होगा, ऐसे अंडे बनाएगी। चलो पहले इनके उदाहरण लिख देता हूं, फिर दोनों को समझा देता हूं। एक्स 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 जीरो एक्स एक्स एक्सो क्या है? ये पाया जाता है बच्चों, एग्जाम्पल, अधिकांश पादप, अधिकांश कीट, उन अधिकांश कीड़ों में कौन भी सम्मिलित है? ड्रोसोफिला, फल मक्खी, ये भी याद रखना है। और साथ के साथ में मैमल्स यानी कि जंतुओं में स्तनधारी, मैमल्स, और उसमें स्तनधारियों में हम भी आते हैं जिसका नाम है मानव। मानव में भी एक्स 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 वाई प्रकार का लिंग निर्धारण ही होता है। दूसरा जिसे कहते हैं एक्स एक्स एक्सो, इसकी अगर अपन बात करें, इसे कहते हैं ग्रास हॉपर टाइप। ग्रास हॉपर जिसे कहते हैं राम जी का घोड़ा, या टिड्डी जिसे कहते हैं ना, तो याद रखना ग्रास हॉपर, ये याद रखना आपको। टिड्डी कहते हैं हिंदी में,
ग्रास हॉपर, और एक है कॉकरोच। ठीक है, इसके अलावा एक लिंगी यूनिसेक्सुअल पादप भी हैं हमारे पास, जैसे कोकिनिया, मिलैंड्रियम, और इसमें जैसे वैलिसिनेरिया, डायोस्कोरिया, इस टाइप के जो पादप हैं कुछ। ये याद नहीं रखने, लाल रंग वाले याद रखने हैं ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो इसमें क्या होगा, ए वाले केस को समझाता हूं मैं आपको। ए जैसे मानव में लिंग निर्धारण की अगर बात करें तो देखो ये वाला मानव में ही तो एग्जाम्पल है। तो मानव में जो नर होगा नर, और जो कौन होगी मादा, इसमें 44 तो होते हैं कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स, और एक एक्स और एक वाई। मादा में 44 होते हैं ऑटोसोम्स और एक्स एक्स। तो इससे जो अंडे बनेंगे ना, अंडे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ओवा, वो 22 प्लस एक्स एक ही प्रकार के बनेंगे सारे। लेकिन नर से जो शुक्राणु बनेंगे, शुक्राणु, वो दो तरह के बनेंगे। 22 तो ऑटोसोम्स, उनमें एक एक्स हो सकता है, 22 ऑटोसोम्स में एक वाई हो सकता है। दो प्रकार के शुक्राणु पैदा करेगा ये। और दोनों की जो प्रायिकता है, दोनों प्रकार के शुक्राणु के निर्माण की जो प्रायिकता है वो कितनी कितनी परसेंट है, 50-50। 50% वाई वाले बन सकते हैं, 50% एक्स वाले। अब जब संयोग होगा तो क्या स्थिति बनेगी, एक तो ये इससे, इस वाले अंडे से, अंडा तो फिक्स है, ये वाला शुक्राणु कर जाए और एक बार ये शुक्राणु कर जाए, तो 44 तो ये बन गए ऑटोसोम्स, और एक आ गया एक्स एक्स, और 44 इसके मिलने से प्लस आ गया एक्स वाई। समझ में आई बात। तो ये तो बन जाएगा वही नर, और ये बन जाएगी क्या, मादा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नर और मादा का जो बनने का प्रतिशत है, या जो प्रायिकता है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, वो कितनी है, लड़का अथवा लड़की की, लड़का होने की अथवा लड़की होने की जो प्रायिकता है वो कितनी आ रही है, 50% और 1/2। हमेशा याद रखना, कोई कहे कि किसी के 5 बच्चे हैं जिसमें से 6वें बच्चे के लड़के होने की संभावना क्या है, प्रायिकता क्या है, तो 1/2, 50% चांस है कि लड़का हो सकता है, और 50% चांस क्या है, लड़की हो सकती है। ये देखो आप, तो हमारे समाज में कितनी बड़ी कुरीति है, जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो जो सास है लड़की की, है ना, वो बहू को दोष देती है इसके लिए। लेकिन साइंस कहती है कि वाकई में लड़की पैदा हो रही है, लड़का पैदा हो रहा है, इस बात का निर्धारण मादा ने नहीं करवाया। लड़की पैदा होने या लड़का पैदा होने के पीछे जो श्रेय है, क्रेडिट, वो फीमेल का नहीं है, किसका है, मेल का। नर, नर के 2 शुक्राणु है भाई, उनमें से अगर एक्स वाला शुक्राणु संयोग करेगा तो बेटी ही होगी, और वाई वाला करेगा तो बेटा होगा। नहीं आई बात समझ में। मादा का तो एक ही प्रकार का युग्मक है, एक ही प्रकार के अंडे हैं सारे, जिनमें केवल कौन सा गुणसूत्र, एक्स। तो ये एक कुरीति है, ये एक मिथ जिसे कहते हैं ना, ये हम कह सकते हैं कि ये अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य की बात है कि लोग जो साइंस नहीं जानते वो फीमेल को ही कोसते, पुराने जमाने के लोग। लेकिन इसके लिए सच में उत्तरदायी उस दादी का या उस बूढ़ी औरत का, है ना, उस सास का पुत्र है, वो औरत नहीं है, उसकी वधू नहीं है। क्लियर हो गई बात। वो ही है, उसके वाई गुणसूत्र ने संयोग ही नहीं किया तो क्या कर सकते हैं, बेटी होनी थी। नेक्स्ट, दूसरे वाले में तो अब आप समझ ही जाओ भाई, बी वाले के अंदर, बी वाले केस में क्या होगा भाई, अगर हम बात करें नर की और मादा की, तो कहानी बिल्कुल आसान है। मादा के अंदर तो 44 प्लस एक्स एक्स ही होगा भाई, चाहे वो कॉकरोच हो चाहे वो ग्रास होपर हो। कॉकरोच जानते हो ना किसको कहते हैं अपन, घरों में पाया जाता है। नर 44 प्लस एक्स, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है उसके पास, एक ही प्रकार का लिंग गुणसूत्र होता है एक्स। तो इससे जो युग्मक उत्पन्न होंगे, तो कुछ भी नहीं है को 0 बोल देते हैं, तो इससे 2 प्रकार के शुक्राणु पैदा हुए, 22 प्लस एक्स वाले और 22 प्लस कुछ नहीं वाले। यानी कि ऐसे शुक्राणु भी बनेंगे जिनमें कोई लिंग गुणसूत्र उपस्थित नहीं होता है, एक भी लिंग गुणसूत्र उपस्थित नहीं, केवल ऑटोसोम पाए जाए, ऐसे शुक्राणु किसमें पाए जा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाए तो भी उत्तर ये जाएगा। समझ में आ गई बात। मादा से एक ही प्रकार के अंडे पैदा होंगे। अब बार बार क्या बताना बच्चों, 22 प्लस एक्स, क्योंकि उसमें दोनों लिंग गुणसूत्र। आप समझ जाओ, इसका संयोग अगर होता है इसके साथ तो 44 प्लस एक्स 0, मतलब समझ जाओ ये क्या बनने वाला है, ये x0 इसमें क्या होता है, नर, ये नर बनेगा आगे चल के कॉकरोच का,
और अगर ये संयोग होता है इस तरह से, तो ये 44 प्लस एक्स एक्स ये क्या बन जाएगी, मादा बन जाएगी कॉकरोच की। ये लो, ये एक प्रकार का लिंग निर्धारण हो गया, विषम युग्मजता का एक प्रकार। चलिए नोट करो, साइड में हट रहा हूं, मिटा रहा हूं इसको, फिर दूसरा प्रकार बताने जा रहा हूं। चलिए सेकंड टाइप। अब ये जो नर विषम युग्मकता लिखी है, इस नर विषम युग्मजता की जगह मैं 2 नंबर लिख के क्या लिख दूंगा, मादा विषम युग्मकता। अर्थात यहां पर नर की जगह क्या लिख दूंगा, मादा, और मादा की जगह अर्थात मादा द्वारा 2 भिन्न प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मादा में 2 भिन्न प्रकार के लिंग गुणसूत्र उपस्थित हो सकते हैं, या फिर केवल एक ही प्रकार का लिंग गुणसूत्र पाया जा सकता है। देखिए ये भी मेरे पास 2 प्रकार की है। अब ये तो सारे ही मिटेंगे बच्चों, इसके तो उदाहरण भी मिटाने पड़ेंगे, क्योंकि नए उदाहरण आएंगे ना निकल करके सामने। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर अपन इसमें लें, तो पहला तो हो जाएगा ZW ZZ टाइप, और दूसरा हो जाएगा Z0 ZZ। नर तो सम युग्मक ही होगा, एक ही प्रकार के युग्मक बनाएगा, सिर्फ मादा में अंतर आ रहा है। देखो अब आप माहौल समझ चुके हैं, इसमें सिर्फ उदाहरण बताने हैं मेरे को। उदाहरण बता देता हूं मैं इसके। एक तो हम कह सकते हैं पक्षी, बर्ड्स, मुर्गे का चित्र इसी में आएगा, भाई मुर्गा मुर्गी ऐसे ही निर्धारित होते हैं। बर्ड्स के साथ साथ मैं कह सकता हूं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स को सरीसृप कहते हैं बच्चों, सरीसृप, और साथ में मछलियां। समझ में आई बात, फिश, इन सभी में ये प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। और जेडो जेड जेड प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाएगा, उदाहरण मोथ, शरथ जिसे कहते हैं, मोथ के साथ साथ तितली, बटरफ्लाई, इसमें पाया जाएगा। अब ये कहानी बड़ी आसान हो गई। नर को तो मुझे करना है, ये लो भाई एक्स एक्स, अच्छा वो एक्स रहेगा ही नहीं ना, नर हो जाएगा जेड जेड, और मादा हो जाएगी जेड डब्ल्यू। तो जो अंडे बनेंगे वो 2 टाइप के होंगे, और शुक्राणु जो होंगे वो भी 2 टाइप के। कैसे भाई, देखो अब अंडे में जो तीर का निशान है वो यूं हो जाएगा, 44 प्लस जेड 44 प्लस डब्ल्यू, और इससे एक ही प्रकार के शुक्राणु बनेंगे। और सॉरी 22 प्लस जेड, ये 44 नहीं आएगा, अर्धसूत्रीय विभाजन से बनते हैं ना, तो आधे हो जाएंगे, 22 प्लस जेड 22 प्लस डब्ल्यू। तो अब आप देख लो, यह मादा निर्धारित करवा रही, वो विषम युग्मक 2 प्रकार के युग्मक बना रही है 50-50 की प्रतिशतता में, इस प्रकार से 44 प्लस जेड जेड, और ये हो गया 44 प्लस जेड डब्ल्यू, और जेड डब्ल्यू का मतलब ये तो बन जाएगी मादा, और ये बन जाएगा जेड जेड वाला, ये क्या जाए नर। क्लियर हो गई बात, 50-50% बनेंगे दोनों। तो यहाँ भी वही प्रायिकता। अच्छा नेक्स्ट अगर इसमें देखें तो यहाँ भी स्थिति जो है बिल्कुल पहले से विपरीत हो गई। कैसे भाई, मादा विषम युग्मक की है, तो इसमें 44 प्लस जेड 0, और नर में 44 प्लस जेड जेड एक ही प्रकार के बनाएगा, 22 प्लस जेड, और ये जो है वो 2 प्रकार के बनाएगा, 22 प्लस जेड और 22 प्लस 0, कुछ नहीं, तो नो ऑटोसोम। खास बात, ये भी ऐसे कई शुक्राणु सॉरी कई अंडे ऐसे होंगे इस मादा के जिसके पास एक भी ऑटोसोम नहीं एलोसोम, एक भी लिंग गुणसूत्र उपस्थित नहीं होगा, एक भी, केवल ऑटोसोम ही होंगे। चलो अगर इनका संयोग करोगे तो आपको क्या मिलेगा वो देख लेते हैं, 44 प्लस जेड जेड, और इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा, 44 प्लस जेड ओ, जेड 0 ओ नहीं 0, तो जेड 0 वाला यहां पर कौन है, मादा, और जेड जेड वाला यहां पर कौन है, नर। समझ में आ गई क्या बात। इस प्रकार से ये गुणसूत्रीय आधार पर लिंग का क्या हो गया, निर्धारण। चलिए इन उदाहरणों को लिख लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। अभी इस गुणसूत्रीय आधार के अंदर ही हम आगे बढ़ेंगे और 2 विशेष प्रकार और जानेंगे। ये एग्जाम्पल याद रख लेना भैया ना, मुर्गा मुर्गी और ये सब। चलिए मिटा देता हूं, ठीक है। ये तो विषम युग्मकता हो गया भाई एक तरीका। अब दूसरा तरीका देखते हैं अपन,
हेट्रोगैमेटी के बाद, विषम युग्मकता के बाद जो दूसरा तरीका है इसमें, वो बता देता हूं आपको। बड़ा ही आसान सा है लिंग निर्धारण, बस उदाहरणों का खेल है, थोड़े बहुत आप इसमें याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखना, हैप्लोडिप्लॉइडी दूसरा प्रकार, हैप्लोडिप्लॉइडी अगुणित द्विगुणिता, हैप्लोडिप्लॉइडी। ये अगुणित द्विगुणिता किसमें पाया जाता है बच्चों? इस प्रकार का, इसका उदाहरण याद रख लेना, मधुमक्खी, हनी बी, हनी बी में पाया जाता है, हिंदी में कहते हैं इसको मधुमक्खी, ये भी समझिए। यहां पर लिंग का निर्धारण किससे होगा? अगुणित या द्विगुणित से, यानी कि गुणसूत्रीय सेट की संख्या के आधार पर, गुणसूत्र के सेटों की संख्या के आधार पर होगा। चलिए देखते हैं कैसे गुणसूत्रीय सेट की संख्या के आधार पर यह लिंग निर्धारण होगा। मान लो ड्रोसोफिला की एक मादा है और ये ड्रोसोफिला का एक नर है। तो देखो बच्चों, जो ड्रोसोफिला की मादा है ये द्विगुणित होती है, 2n बराबर 32 गुणसूत्र होते हैं, और जो नर होता है उसमें केवल n बराबर 16 ही होते हैं, वो अगुणित होता है बेचारा। सॉरी, वापस ड्रोसोफिला बोल गया मुझसे, मधुमक्खी है वो, याद रखना है ना। तो इस मधुमक्खी या हनी बी में जो मादा जिसमें 2n बराबर 32 है, तो वो बच्चों जब भी जनन करना चाहेगी तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मियोसिस के द्वारा युग्मक बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। n बराबर 16 और n बराबर 16 वाले क्या बनाएगी? अंडे, एग। और जो नर है वो अर्धसूत्री, क्योंकि जो अगुणित होते हैं वो समसूत्री विभाजन से ही अपना क्या बनाते हैं? युग्मक। तो इसमें केवल और केवल एक ही प्रकार का विभाजन जिसे कहेंगे समसूत्री, वही होगा, और वो समसूत्री से n बराबर 16 वाले शुक्राणु बना लेगा। तो इस नर का ये n बराबर 16 जो है ये निषेचित हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, और निषेचन या फर्टिलाइजेशन के द्वारा 2n बराबर 32 जो बनाएगा, उस 2n बराबर 32 को अब भोजन के रूप में क्या मिलता है उसके आधार पर आगे लिंग निर्धारण होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर इसको भोजन के रूप में शाही जेली, जिसको अपन रॉयल जेली कहते हैं, ये मिलती है, तो ये बनेगी रानी मक्खी। द्विगुणित मादा ही होती है, तो ये तो मादा ही है, लेकिन रानी मक्खी है। और ये खास बात जननक्षम होती है, यानी कि इसमें युग्मक बनाने की क्षमता है, फर्टाइल है। और अगर इसको नॉर्मल सीड ब्रेड दिया गया, सामान्य भोजन, सामान्य भोजन, सीड ब्रेड यानी बीज वगैरह, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये बनेगी वर्कर बी। वर्कर बी का मतलब श्रमिक मक्खी। अब ये मादा नहीं, खास बात, ये जनन अक्षम यानी कि बंध्य होगी। बंध्य, बंध्य का मतलब स्टेराइल, ये फर्टाइल नहीं होगी बच्चों, जनन नहीं कर सकती, इसको आगे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडे बनाने का अधिकार नहीं है। खास बात, जननक्षम का मतलब फर्टाइल। अब नेक्स्ट, भाई मादा का ये जो एक अंडा है इसका संलयन नहीं हुआ, ये निषेचन में भाग नहीं लिया, तो इसका मूड खराब हो गया। इसने कहा यार अब मैं क्या करूं, बर्बाद तो नहीं होऊंगा। इस पर रहा नहीं गया, इंतजार किया नहीं इसने नर के शुक्राणु का n बराबर 16 का, और ये मादा का जो है ये डायरेक्ट समसूत्री विभाजन करना शुरू कर दिया। और अब जब इसने समसूत्री विभाजन करना शुरू कर ही दिया है, समसूत्री, तो ये बच्चों बहुगुणित संरचना का निर्माण कर लिया है इसने, और ये बन गया नर, अगुणित नर, एक सजीव बन गया जिसकी कोशिकाएं अगुणित है क्योंकि निषेचन हुआ ही नहीं, n बराबर 16 वाला, इसे कह देंगे ड्रोन। समझ में आई बात? और बच्चों ये जो नर या ड्रोन बना है ना, n बराबर 16 वाला नर मक्खी, इस बनने की क्रिया को बोलते हैं एरिनोटॉकी। अरहिनोटॉकी प्रकार का अनिषेक जनन। समझ में आई बात? ये लो,
अब इसमें एक निश्चित बात निकल के आई है भाई, जो अगुणित होगा वो नर होगा, जिसमें गुणसूत्र का एक ही सेट है n बराबर 16, जिसमें गुणसूत्र के दो सेट हैं वो क्या होगी, मादा होगी। तो यहाँ गुणसूत्र के सेट की संख्या के आधार पर निकल रहा है, तो अगुणित द्विगुणिता नाम क्यों रखा पता चल गया। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई है ये ध्यान रखना, नर का कोई प्रत्यक्ष पिता एवं प्रत्यक्ष पुत्र कभी नहीं हो सकता, किंतु इसका ग्रैंड फादर, जिसको कहेंगे दादा, अथवा ग्रैंड सन पोता होता है। देखो ये कितनी बड़ी बात है, जो नर होगा ड्रोसो इसमें हनी बी में, मधुमक्खी में, इसका पिता पुत्र हो ही नहीं सकता कभी। देखो आप, ये रहा एक नर, ये सीधा मादा से बना है भाई, इसकी केवल मां है, इसका कोई पिता है ही नहीं, और ये कभी अकेला आगे चल करके नई संतति बना नहीं सकता है। इसका मतलब इसका कभी कोई डायरेक्ट क्या नहीं हो सकता, पुत्र नहीं बना सकता। नहीं, युग्मक तो बना सकता है, पर वो युग्मक दोबारा नर का निर्माण नहीं करेगा। समझ में, वो मादा से संलेत होकर ही कुछ, ना तो इसका कोई पिता है अकेली मादा से बना है, और ना ही इसका कोई पुत्र है। लेकिन दादा और पोते वाला कॉन्सेप्ट क्या है, आओ मैं समझाता हूं। यार एक बात समझना, ये जो है, अब क्या होगा अगर मैं इसकी बात करता हूं आपसे, दादा वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये इसकी मां है, मादा। इस मादा का जो निर्माण है किसी ना किसी नर के संयोग से ही तो हुआ होगा भाई। ये मादा कैसे बनी होगी, नर का एक शुक्राणु, मादा का एक अंडाणु, दोनों संलयित हुए 2n, और फिर उस 2n ने क्या बना दिया होगा, रॉयल जेली मिल गई होगी, तो ये मादा रानी बन गई। तो यार उसका जो पिता है इसका, वो इसका क्या कहलाएगा, एक दादा ही तो कहलाएगा, ग्रैंड फादर कहलाएगा वो, और उसका ये क्या कहलाया, पोता कहलाया। समझ में आई बात, क्योंकि उसकी पुत्री है ये मादा तो, और ये उसका क्या कहलाया, पोता कहलाया। तो इनके डायरेक्ट या तो ग्रैंड फादर होते हैं या ग्रैंड सन होते हैं, इनके कभी डायरेक्ट फादर या मदर नहीं होते जो इस प्रकार से पैदा होते हैं। ये लो भाई, गुणसूत्रीय आधार पर एक मैंने आपको अगुणित द्विगुणिता बता दी। चलिए साइड में हट गया, इतना नोट कर लो, ये मिटाता हूं, एक और चीज बताता हूं गुणसूत्रीय आधार पर, मिटा रहा हूं इसको, है ना, नोट करते चलिए और समझते चलिए। लिंग निर्धारण, हैप्लोडिप्लॉइडी के बाद तीसरा गुणसूत्रीय आधार ही चल रहा है अभी हमारा। अब देखो बहुत जल्द निपट जाएगा ये लिंग निर्धारण आने वाले कुछ ही लम्हों में। 45 एक मिनट की हेडिंग है, यूं मान के चलो 40 से 45। अगर टाइम पास करें तो 50 मिनट या 1 घंटा भी हो सकता है, पर ऑनलाइन में क्या टाइम पास करना। नेक्स्ट, जीन संतुलन सिद्धांत, जिसको अपन जीन बैलेंस थ्योरी भी कहते हैं। इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था C.B. ब्रिज। C.B. ब्रिज द्वारा इसको प्रतिपादित किया था। इसके अकॉर्डिंग जो सेक्स है, जो लिंग है, उसका निर्धारण कैसे होता है, X गुणसूत्र की संख्या बटे ऑटोसोम का एक गुणसूत्र की संख्या, इन दोनों का जो अनुपात है ना, उसके द्वारा लिंग का निर्धारण होगा, सेक्स का। और ये किसमें दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिया इसने ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में कैसे भाई, फल मक्खी में क्या है ये, कैसे क्या होगा, इससे ध्यान रख लेना। बिल्कुल आसान शब्दों में मैं कुछ छोटी छोटी बात बता देता हूं। ड्रोसोफिला में वाई गुणसूत्र की लिंग निर्धारण में, वाई गुणसूत्र की लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती। वाई गुणसूत्र सेक्स डिटर्मिनेशन में बिल्कुल पार्ट नहीं लेता। दूसरी बड़ी बात जो है सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित, वाई गुणसूत्र पूर्णतः या अधिकांशतः, इसका जो अधिकांश भाग है वो कैसा होता है, हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन का मतलब निष्क्रिय सा ही होता है वो, है ना, उस पर कोई जीन वीन ज्यादा क्रियाशील नहीं होते, किंतु इस पर
जनन क्षम होने के, फर्टिलिटी, उर्वरता या जनन क्षम होने का जो जीन है वो उपस्थित होता है। अगर ये वाई गुणसूत्र नहीं है तो बंधे बनेगी ड्रोसोफिला, वाई होगा तो उस पर जो भी नर बनेगा उसमें जनन क्षमता पाई जाएगी, वो युग्मक उत्पन्न करने में सक्षम होगा। जबकि नर लक्षण के जो जीन हैं वो किस पर पाए जाएंगे? ऑटोसोम पर उपस्थित होंगे। नर लक्षण के जीन ऑटोसोम पर पाए जाएंगे। अब देखो ये जीन संतुलन के आधार पर मैं आपको समझाता हूं ड्रोसोफिला में लिंग का निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे कैसे होता है। अगर इस ड्रोसोफिला के अंदर ट्रिपल ए प्लस एक्स वाई है, अब कॉमन सेंस लगाओ, एक ही एक्स है, वो एक्स तो मैंने ऊपर रख दिया और 3a वो नीचे रख दिए, 1/3 बन गया ये। तो 1/3 होते ही इसको हल करोगे तो 0.3 आएगा। मतलब ये जो अनुपात आया है वो क्या आया है? लेस देन 0.5, 0.5 से कम आया है। तो बच्चों ये जो ड्रोसोफिला होगी ना ये कहलाएगी मेटा नर या मेटा मेल या सुपर मेल। ये बुरी बात है इसका बनना, है ना, ये कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा एक संयोग क्या बन सकता है? ए प्लस एक्स वाई, और एक संयोग और क्या बन सकता है? ए प्लस एक्स और साथ में 0, कुछ नहीं है। तो ए प्लस एक्स वाई से क्या निष्कर्ष निकला भाई? इसका अनुपात एक एक्स है, ऊपर एक एक्स और नीचे 2 ऑटोसोम है, 2 ऑटोसोम, 1/2 यानी 0.5 आ गया ये अनुपात, ये नर बनेगा। अच्छा, दूसरी स्थिति में एक ही एक्स है और 2 ऑटोसोम है, 1/2, ये भी अनुपात क्या देगा? 0.5, ये भी नर बनेगा। लेकिन दोनों नरों में अंतर क्या है? इस नर पे वाई गुणसूत्र है और देखो वाई गुणसूत्र पर जनन क्षमता का जीन है, तो ये जनन क्षम होगा, ये आगे संतति उत्पन्न करने में सक्षम, और ये बंधे होगा, इसमें जनन क्षमता नहीं पाई जाएगी क्योंकि वाई गुणसूत्र क्या है? एब्सेंट। बाकी है दोनों नर, एक बंधे और एक सामान्य, तो इसी नर को कहेंगे अपन सामान्य नर। समझ में आई बात? नेक्स्ट, ए प्लस एक्स एक्स, ये अनुपात कितना आ रहा है भाई? चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, ट्रिपल ए प्लस एक्स एक्स कर देता हूं। ए प्लस एक्स एक्स, इस अनुपात को देखो, ऊपर 2 एक्स है और नीचे 3a, 2/3 कितना आएगा भाई? 2/3 करोगे तो 0.0 लग जाएगा और बटे 3 छिंगे 18, यानी कि 0.6 के आसपास। यानी कि ये जो अनुपात आएगा ये 0.5 से 1 के बीच आएगा, और जो अनुपात 0.5 से 1 के बीच आएगा ये होगा मध्यस्थ। मध्यस्थ का मतलब इंटरसेक्स, समझ गए आप? इंटरसेक्स का मतलब बीच का है, ये तो और भी बेकार चीज हो गई, कोई विशेष लिंग ही नहीं है, सेक्स अनस्पेसिफाइड कहेंगे इसको, है ना। नेक्स्ट, अगर मेरे पास स्थिति आती है ए प्लस एक्स एक्स, तो अब क्या सीन हो गया भाई? ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2/2 कितना आया? 1। अगर एक स्थिति आती है तो ये मादा बनेगी और ये मादा क्या कहलाएगी? सामान्य मादा। और लास्ट एक स्थिति ये भी बन सकती है, ए तो फिक्स है लेकिन एक्स 3 हो गए, ट्रिपल एक्स। तो अब क्या बन गया? 3/2, ये आ गया ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 का मतलब अधिमादा, यानी कि ये भी बेकार चीज हो गई, सुपर फीमेल। समझ में आई? तो देख लो, एक्स और ऑटोसोम की संख्या का अनुपात जो है ड्रोसोफिला में लिंग का क्या करवा रहा है? निर्धारण। खत्म बात। एक शब्द होता है गाइनेंड्रोमॉर्फ, वो भी समझाते हैं क्या होता है। गाइनेंड्रो, गाइन का मतलब नारी और मॉर्फ एंड्रो का मतलब नर। तो नारी और नर दोनों जो हैं एक ही में उपस्थित, आधा भाग नर जैसा आधा नारी जैसा, वो भी बनते हैं इसमें। वो कैसे बनते हैं? जो ये सामान्य मादा है इसमें से एक एक्स गुणसूत्र का किसी एक्सीडेंट की वजह से नुकसान हो गया। एक्सीडेंट क्या हो सकता है? जब पृथक्करण हो रहा था युग्मक निर्माण के दौरान तो दोनों एक्स एक तरफ चले गए, तो एक तरफ एक एक्स की कमी रह गई। तो ऐसी स्थिति में ये ए प्लस एक्स 0 बन जाएगा।
तो ऐसी स्थिति में ये ए प्लस एक्स जीरो बनते ही, ये बच्चों ए की एक्स है, वैसे ये एक्स एक्स बनने वाली थी मादा, लेकिन अब मादापन तो है इसमें, लेकिन किसी कारण से एक्सीडेंट की वजह से एक एक्स की कमी आ गई, तो ये जो अनुपात है 1/2 पहुंच गया, यानी 0.5, ये नर जैसा लक्षण भी आ गया इसमें। तो ये है मादा, नर जैसा लक्षण अनुपात की वजह से शो करेगी, तो नर मादा का संकर बन गया, जिसको कहेंगे गाइनेंड्रोमॉर्फ। ठीक है, ये सिल्क मोथ और ड्रोसोफिला दोनों में बनते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। लिख ही देता हूं तो कैसे बनते हैं। सामान्य मादा है, एक एक्स गुणसूत्र का एक्सीडेंटल लॉस होने के कारण, एक एक्स गुणसूत्र के एक्सीडेंटल नुकसान या लॉस होने के कारण इसका निर्माण होता है, और इसमें स्थिति हो जाएगी ए प्लस एक्स जीरो। तो ये सिल्क मॉथ एंड ड्रोसोफिला दोनों में पाई जाती है, और इस संरचना को, इस सजीव को बोलते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। ये लो भाई, ये खत्म होगी। ये लिंग निर्धारण गुणसूत्रीय आधार पर पूरी तरीके से समाप्त हुआ। अब एक दो और बता देता हूं आपको, चलिए अब इसको मिटाऊंगा, गुणसूत्रीय आधार को नोट कर लो, साइड में हट गया। अब बस ये समाप्त होने वाला है। अब फर्जी चीजें हैं, वैसे तो बहुत छोटी छोटी एक एक लाइन की बातें हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मान के चलना है इनको, कोई बहुत ज्यादा काम की बातें नहीं है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, क्या है वो बात, देखिए। एक होता है वातावरणीय प्रकार का लिंग निर्धारण, वातावरणीय एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें जैसे बोनीलिया, बोनीलिया क्या है भाई, एक समुद्री राउंड वॉर्म है, एक समुद्री कीड़ा है वॉर्म। तो ये बोनीलिया में क्या होता है, वातावरण से जो बोनीलिया का लार्वा है ना, वो यदि कीचड़ में चले जाए मादा से पृथक होकर के, तो ये बनाएगा मादा में विकसित होगा। अगर ये लार्वा मादा के उदर से जुड़ा रह जाए, मादा के उदर से ही जुड़ा रह गया, तो फिर ऐसी स्थिति में ये किसमें विकसित होगा, नर में, ये नर बना लेगा। तो मादा से जुड़े रहना या मादा से अलग हो जाने से ही लिंग निर्धारित हो गया, बताओ आप। एक होता है जैसे टर्टल मीन्स कछुआ, इसमें क्या होता है 28 डिग्री सेल्सियस से कम ताप रहेगा तो नर बनेगा, और 33 डिग्री सेल्सियस 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर ताप होगा तो ये बनेगी मादा। ये लो, क्लियर। एक होता है बच्चों कोशिकीय, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मिक, चलो ये छोड़ो, कोशिका द्रव्य साइटोलॉजिकल, यानी कि कोशिकीय निर्धारण। लिंग का कोशिकीय निर्धारण कैसे होगा, ये भ्रूण में लिंग की जांच करना एमनियोसेंटोसिस कहलाता है। तो मादा जो होती है, मादा, उस मादा में जो 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं ना, उनमें से जो एक एक्स गुणसूत्र है वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी हेटेरोक्रोमेटिन में आ जाता है। सेल बायोलॉजी में पढ़ोगे ये चीज। इसे कहते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब विकल्पी, विकल्पी हेटेरोक्रोमेटिन, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं इस एक्स को। और ये जो एक फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन है ना, एक्स गुणसूत्र, इसी को बोलते हैं बच्चों बार काय या बार बॉडी। बार बॉडी या बार काय, बॉडी को ही काय कहते हैं, बार का मतलब बार। तो इसकी संख्या के आधार पर, तो एक अगर मान लो मेरे पास सामान्य मादा है, उस सामान्य मादा में 2 एक्स हैं, तो उसके अंदर एक बार काय उपस्थित होगी, और एक सामान्य नर है उसमें एक ही एक्स होता है, तो 0 बार काय उपस्थित होगी। सर बार बॉडी की संख्या कैसे निकालते हैं, टोटल एक्स गुणसूत्र -1 बराबर बार बॉडी की संख्या, बार बॉडी की संख्या कहलाएगी। टोटल एक्स में से 1 माइनस कर दो, तो समझ में आई बात। ऐसे ही करते हैं भ्रूण की लिंग का परीक्षण इस तकनीक से। बार बॉडी को देखकर एक डाई आती है ओसिनिन, उस डाई से
बार काय अभिरंजित हो जाती है, काले कलर की बॉडी के रूप में दिखाई दे जाती है। इस क्रिया को बोलते हैं एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटेसिस का मतलब भ्रूण की लिंग की जांच, जो एक कानूनन अपराध है। इसे डॉक्टर्स कर सकते हैं, जो कि आज बिल्कुल सरकार के द्वारा बैन है। केवल मुखबिरी करने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम है, जो केवल सरकार को सूचना देगा कि भाई इसने भ्रूण का परीक्षण करवाया लिंग का। तो ये बार काय देख करके अपन परीक्षण कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा है जिसमें मुझे 3 बार काय दिख रही हैं, इसका मतलब वो विकृत है। अगर मुझको 1 बार काय भी दिख गई तो इसका मतलब वो लड़की पैदा होगी। 1 भी बार काय नहीं दिखी तो वो लड़का पैदा होगा। तो भ्रूण में लिंग की क्या हो जाएगी, आराम से जांच की जा सकती है कि नहीं। एक होता है हार्मोन का लिंग, हार्मोनल लिंग निर्धारण। क्या होता है हार्मोनल, ध्यान से सुनना, लिखूंगा नहीं, एक्स्ट्रा है। जो अपने मवेशी होते हैं ना, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनमें द्वियुग्मजी ट्विंस यानी जुड़वा पैदा होते हैं, जो अलग अलग युग्मकों से, युग्मनज से बने हैं। ठीक है, तो एक साथ 2 पैदा हो रहे हैं। अब वो दोनों में से एक नर है और एक मादा है। चूंकि जब वो भ्रूणीय अवस्था में थे तो उनके बीच में जो पोषक पदार्थों की सप्लाई थी वो मादा से कॉमन थी। कनेक्टिवली वेस्कुलर कनेक्टिविटी उनके बीच में उपस्थित थी। तो हुआ क्या, समय के साथ जैसे जैसे विकसित हुए तो नर के जो लिंग हार्मोन है वो जल्दी बनने लगते हैं और मादा के बाद में बनते हैं। तो नर का लिंग हार्मोन उस दूसरे वाले अपने जुड़वा में, ट्विन में, जो मादा बनने वाली थी उसमें चले गया और उसने प्रभाव के द्वारा मादा के लिंग हार्मोन को विकसित ही नहीं होने दिया, जिसकी वजह से वो मादा हो गई बंध्य। तो ऐसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ के जो बंध्य जुड़वा में से कोई एक मादा उत्पन्न होती है ना, बंध्य मादा, इन्हें कहते हैं फ्री मार्टेन्स। तो हार्मोन्स के प्रभाव से वो बंधे हो गई बच्चों, फ्री मार्टिन कहते हैं इनको। ये हार्मोनल लिंग निर्धारण हो गया। इसके अलावा मैं आपको पादप में एक छोटी सी चीज बता देता हूं, ये स्पेशल है, अलग से इसको याद रख लेना। जी, नर का उल्टा है। पादपों में जो वाई गुणसूत्र है वो बड़ा और जो एक्स गुणसूत्र है वो छोटा होता है। ये आप याद रख सकते हैं बच्चों प्लांट्स के लिए। बाकी वो चीज इन दोनों में सेम है ही कि इनका जो काफी एक अधिकांश हिस्सा है वो एक दूसरे से क्या होगा, समान, और बाकी का हिस्सा विभेदात्मक होगा। जिन पर जो जीन्स पाए जाएंगे वो होंगे पृथक पृथक। तो इस तरह से आपने लिंग निर्धारण की संपूर्ण तरह तरह की 4-5 क्रिया विधियों को पढ़ लिया। एनसीईआरटी में वैसे एक पैराग्राफ ही था, मैंने कुछ एडिशनल जानकारियां भी इसके बारे में आपको दे दी हैं बच्चों। चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में या तो वंशावली विश्लेषण पढ़ेंगे, या प्रायिकता के सवाल देखेंगे, प्रायिकता क्या है वो पढ़ेंगे, या फिर हम उत्परिवर्तन पढ़ेंगे। अब बस इस चैप्टर में यही हेडिंग्स बताने के लिए रह गई हैं, यानी आनुवांशिक आपका लगभग समाप्ति के कगार पर चल रहा है। आनुवांशिक विकार वगैरह बताने लास्ट में। चलिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो और आप अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद बच्चों।